नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ जौनपुर से लोकसभा सांसद श्री श्याम सिंह यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। सर, देश में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद आप पर जौनपुर की जनता ने भरोसा जताया। 2014 में केपी सिंह जी बीजेपी से जौनपुर के सांसद थे लोगों, और इसके बावजूद जो है आप वहां पर 2019 में आपको जनादेश मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ज़िंदगी में पहली बार मैंने चुनाव लड़ा और उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश और उत्साह था। हम जिस भी मुकाम पर जाते थे, कई कई सौ की तादाद में कार्यकर्ता मिलते थे। हर एज ग्रुप के लोग मिलते थे, नए लड़के भी मिलते थे, अधेड़ भी मिलते थे, बुजुर्ग भी मिलते थे, महिलाएं भी मिलती थी। तो उनका हुजूम देख करके मुझे शुरू से ही है, यद्यपि मैं चुनाव प्रचार अपना कर रहा था, उनसे वोट मांगने के लिए गया था, लेकिन हर जगह उनका जो उमड़ता सैलाब देख करके मैं शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट था कि जौनपुर की जनता, जौनपुर का आवाम अपना नुमाइंदगी करने के लिए मुझे लोकसभा में ज़रूर भेजेगी। एक चीज़ ये है कि जौनपुर के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो आपके संसदीय क्षेत्र के हैं, उनकी एक नाराज़गी है कि आप उनके बीच में उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना समय आपको देना चाहिए। और इसके अलावा जो है बीजेपी के सांसद थे, मोदी लहर थी, इसके बावजूद भी लोगों ने आप पर भरोसा जताया, फिर भी आप उनके बीच में उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना एक सांसद को देना चाहिए। यानी जब भी आपको समय मिलता है तो आप जो है या तो दिल्ली में रहते हैं या अपने परिवार के बीच में रहते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में जो आप पर भरोसा जताए हैं उनके बीच में आप उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना वो अपेक्षा रखते हैं। देखिए, ये कम्युनिकेशन गैप है, ऐसी चीज़ नहीं है। हम पहली बार वहाँ जौनपुर में गए, सबसे हमारा रूबरू हुआ, और अगर आप मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे, हर कुछ कंप्यूटराइज्ड है, हर कुछ कंप्यूटराइज्ड है कि अमुक दिन, जैसे आज 25 तारीख है, 24 तारीख को मैं कहाँ गया, 25 को कहाँ गया, 26 को कहाँ गया, ये सब रिकॉर्डेड है हमारे उसमें। अभी पिछले दिनों कोरोना की बीमारी में मैं बहुत भयंकर रूप से बीमार हो गया था, जानकारी मिली थी जी। इतना बीमार हो गया था कि एक वक्त तो ऐसा भी आया कि लगा कि इस पार जाएंगे कि उस पार जाएंगे। तो 2.25 महीने तो मैं हॉस्पिटल में रहा, और फिर उसके बाद जब निकला तो चल भी नहीं पाता था। 2 महीने मुझे अच्छे ठीक होने में, नॉर्मल होने में लगे, और डॉक्टरों की इस सलाह के बावजूद भी कि अभी आप क्षेत्र में न जाइए, लोगों से न मिलिए, क्योंकि इस स्टेज पर अगर फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, केवल कोरोना ही नहीं, कोरोना से तो थोड़े दिन के लिए, कुछ महीने एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत बुरी स्थिति से गुजर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा ये तीसरा चक्कर है जौनपुर में, और 3300 गांव हैं जौनपुर में, कम से कम 3300 गांव हैं। आप हिसाब लगाइए कि एक दिन में अगर आप 10 गांवों का दौरा करेंगे तो 330 दिन हुए, और वो तब है जब लगातार आप वहाँ रहेंगे, रोज कंटिन्यूटी जब बरकरार रहेगी। नहीं, हाँ। तो यही उस समय भी हुआ, चुनाव के दरमियान भी हुआ कि आप वोट मांगने हमारे यहाँ पहुँचे नहीं, कैसे वोट दे देंगे। लेकिन बहरहाल हम समझाते रहे लोगों को, और अभी भी समझा रहे हैं। हम जितना महीने में, मेरा 15 दिन मिनिमम है जौनपुर में, मिनिमम है अगर आप रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे, और जितना मैं 15 दिन हूँ,
हर दिन एक असेंबली का एक सेक्टर करता हूँ और इस तरह से अभी 80-90 गांव हुए हैं। काफ़ी टाइम लगेगा सबसे एक बार भी मिलने में। तो ये लोगों का कहना कि हम दिखते नहीं, ये समझना चाहिए उनको। और कई बार तो हमने ये भी कहा कि जो बहुत रंज मानते हैं कि दिखते नहीं हैं, कि आप मेरे साथ चलिए, कुछ ऐसा घुमाइए कि महीने 2 महीने में ही मैं सारी जगह दिख जाऊं। तो वो आए और छोड़ के चले गए, क्योंकि समझता तब है ना। अगर आप वहीं देखेंगे कि ये मेरा गांव है, मेरे गांव के बगल में 10-20 गांव हैं, ये एरिया है, यहाँ नहीं आए, तो इसका थोड़ा सा वो उसमें डाउट में भी हो जाता है कि हाँ नहीं दिख रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हर दिन एक चुनावी सेक्टर में लेता हूँ जिसमें 10 से लेके 14-15 गांव तक होते हैं, और मैं अपना बाकायदे प्रोग्राम लगाता हूँ और सबको इन्फॉर्म करता हूँ, उस गांव के खास लोगों को, और वहाँ मैं इस तरह से दौरा करता हूँ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की पहचान पूर्वांचल के खास शहरों में से है। आपने जौनपुर की पहचान को आगे ले जाने के लिए क्या कुछ खास किया अब तक के कार्यकाल में? अब तक के कार्यकाल में कुछ ऐसा मैं खास नहीं कर पाया हूँ, लेकिन एक जौनपुर के विकास के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जैम की है। शहर को चारों तरफ से रेलवे लाइनों ने घेर दिया है, और ये मुद्दा आप सदन में भी उठाया। हाँ, किसी भी शहर के आउटलेट पे, किसी भी रोड पे, चाहे वो जौनपुर से बनारस हो, मिर्ज़ापुर हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, और इधर शाहगंज हो, और उधर जब निकलते हैं तो गाजीपुर आजमगढ़ की कॉमन सड़क हो, एक भी फ्लाईओवर रेलवे ट्रैक पर किसी पे बनकर तैयार नहीं हुआ है। एक बन रहा था जौनपुर से मड़ियाहू रोड पे, वो भी रुका हुआ था। तो मैंने उसको भी तेज़ करने के लिए आवाज़ उठाया है, और भी सभी रेलवे लाइनों पर फ्लाईओवर बनाने के लिए, इसके साथ साथ खेता सराय में, शाहगंज में, और मुगरा बासापुर में, वहाँ भी फ्लाईओवर बने, इसकी मांग हमारे द्वारा लगातार की जा रही है। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुजन समाजवादी पार्टी से अटैच्ड हैं और बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी, राज्य में भी, तो ऐसा कभी नहीं लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसी मतलब जो है आपकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं आपके संसदीय क्षेत्र के लिए, उसको दबा दिया जाता है? ऐसा कभी फील हुआ आपको? देखिए, क्या है कि सत्ताधारी पार्टी का एमपी होने का कुछ फ़ायदा होता है कि जैसे कंपनियों का CSR फंड है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है 2% खर्च करना है, तो हम देखते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के एमपीज़ वो ले आते हैं, और विपक्षी पार्टी के एमपीज़ उससे वंचित रह जाते हैं। उनको वो कंपनियां, वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस तरह तरह के मतलब बहानेबाजी करते हैं। अच्छा, आज की तारीख में मैं ये भी महसूस करता हूँ कि पिछले ऐसा नहीं था। जितना सत्ताधारी पार्टी के सांसदों में और विपक्षी पार्टी के सांसदों में लोगों के दिमाग में एक वो है, भेद है, उतना पहले नहीं था। आज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, और यही मैं महसूस करता हूँ ज़मीनी लेवल पर भी, ज़िले के अधिकारियों में। और हमारे पास तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिसका कि यहाँ पर बताना यानी भेदभाव होता उचित नहीं है। खूब होता है, खूब होता है। यानी सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है, वो आपके हिसाब से सही नहीं है, केवल वो अपने पार्टी के लोगों पर ही फोकस्ड है। अब आपने यहाँ नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा कहा। नरेंद्र मोदी का क्या एजेंडा है? आज की तारीख में मैं बहुत साफ कहता हूँ कि देश में इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसके बारे में गांव के लोग भी तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। गांव तक का आदमी भी।
आप सोच लीजिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उसके बाद थोड़े दिन के लिए शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा गांधी जी आई, फिर इसके बाद वो ये इसकी भी जनता पार्टी की भी सरकार बनी, मोरारजी साहब भी आए, चौधरी चरण सिंह भी आए, फिर उसके बाद राजीव गांधी आए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए। गांव की तमाम जनता किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करती जो आज गांव में। लेकिन बीजेपी बार बार ये जिक्र करती है कि हम 70 साल में जो सारी चीज़ें देश का विकास रोक दिया गया, हम उसको फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं, बीजेपी तो जिसके चलते लोगों को थोड़ी बहुत समस्याएं तो हो रही, लेकिन आगे उसका बड़ा अच्छा परिणाम देखने ऐसा को है मिलेगा। कि बीजेपी तो हवाई किले बांधती है, प्रधानमंत्री जैसे हवाई किला बता दें ना। मैं बता रहा हूँ, आप मुझे एक चीज़ बताइए जिसमें सक्सेसफुल हुए। डिमोनेटाइजेशन इन्होंने रातों रात कर दिया, कितनी जनता को परेशानी हुई, और जितने भी डिमोनेटाइजेशन के पीछे जितने भी एम थे, जितने भी उद्देश्य थे, क्या एक भी पूरा हुआ क्या? सारा का सारा पैसा आ गया, छोटे मोटे गरीबों को कितना कष्ट झेलना पड़ा। इंडस्ट्रियाँ जो थी वो बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर उससे बढ़ा कि लोगों को जब बंद हो गई तो लोग अपने मजदूर अपने घर को भागे, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का, चौपट करने का ये वहीं से शुरू होता है सिलसिला। हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, 2014 और 2018 की बात नहीं करेंगे। जब से ये कोरोना काल, जब से अपने देश में प्रकोप बढ़ा है, पूरी दुनिया में प्रकोप बढ़ा, भारत में भी इसका प्रकोप बढ़ा है, उस बीच में आप देखिए कि मोदी सरकार किस तरह से लोगों के लिए प्रतिबद्ध थी। पार्टी के नज़रिए से नहीं, हम एक भारतीय नागरिक के नाते हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रतिबद्ध तो ऐसा है ना। सर सुनिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। गरीबों, जो भी गरीब लोग हैं जिनके खाते हैं, जनधन अकाउंट जो खुलवाए गए थे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, 500 रुपये हर व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र करवाना, और सब सारी चीज़ें, राशन की व्यवस्था मुहैया करवाना, ये सब सारी चीज़ें, राशन किट वगैरह तैयार करके भिजवाना, लोगों की मदद करना। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरोना काल का अगर जिक्र न किया जाए तो आप देखेंगे तो किसानों के लिए, मतलब जो है हर फसल के लिए जो है साल भर में जो 6,000 रुपये इनके भेजे जाते हैं, खाद वगैरह, जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं हैं खेती से जुड़ी, उसको दूर करने के लिए। तो ये सब तो बहुत, हमें तो नहीं लग रहा है कि इसके पहले कभी इस तरह के कोई अन्य प्रधानमंत्री इस तरह के कोई काम किए थे, लोगों की समस्याओं को समझने के लिए इतना ज़मीनी स्तर पर प्रतिबद्ध हुए हों। आप पत्रकार हैं, अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हैं। जब 2019 का इलेक्शन था, इलेक्शन के महीने भी पहले, ठीक है, पार्लियामेंट में उन्होंने 6,000 रुपये किसानों को देने का घोषणा किया। ये इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेवल प्लेइंग फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा नाजायज़ कदम था। मैं आपको आज कह रहा हूँ, नाजायज़ कदम था। अगर ऐसे ही उनके मसीहा थे तो 14 के बाद ही क्यों नहीं किए, पहली बात। और ये देश के कंसोलिडेटेड फंड का, देश के खजाने का पैसा है। आप अपनी सत्ता के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए कंसोलिडेटेड फंड का पैसा इस तरह से भेज कर बहुत मेंटली सरासर इमोरल है, गुनाह है। मैं कहना चाहता हूँ। आप आए इंटरव्यू लेने तो साफ साफ छापिए, दिस इज टोटली एक गुनाह है। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जब जनता इतनी गरीब, आप उनको सशक्त बनाइए, आप उनको अच्छा बनाइए, वो खुद अपने पैरों से खड़े हो सकें। एक भी बात पर मोदी सरकार खरी नहीं उतरी है। सर्जिकल स्ट्राइक एकदम, मेरे हिसाब से भी आई डाउट इट। एंड हिंदुस्तान की सरकार उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाई, और जो पूछता है उसको गद्दार कहते हैं। ये सवाल करने वाले गद्दार कब से हो गए? यही तो बात है ना। आप लोग देखो क्या है, मैं सब चैनल को देखता हूँ,
they are not behaving like anchor is behaving. They are behaving like a BJP representative. बहुत साफ कर देना देखो, चाहूंगा देखो, सर, देखो, एमबीसी देखो, हिंदी का किसी no, no, पार्टी no. से कोई संबंध अरे नहीं, ना नहीं, हम नहीं, किसी this- पार्टी दे- से दे- रिलेटेड दे- हैं, यही तो ना हम किसी पार्टी नहीं, को नहीं, कभी नहीं, हम यही जो भी तो- है बातें निष्पक्षता से मयंक जी, यही तो बात नहीं है। जिस दिन आप निष्पक्ष हो जाएंगे, आपको सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, आप देखिए कितना मतलब उसको कवरेज मिल रहा है सारे मीडिया से। डीडी को तो छोड़ दीजिए, यू सी एवरी अदर चैनल, कि वो क्या दिखा रहा है इस समय। इवन देन दे आर नॉट गोइंग टू सक्सीड, आई मस्ट टेल यू टुडे। ममता बनर्जी के साथ भी कुछ होता है, वो भी दिखाया जाता है। ममता बनर्जी की रैलियां होती है, वो भी दिखाई जाती है। देखिए ऐसा है, ममता बनर्जी के हो साथ आप उसको देखिए कि कितना उनका दिखाया जाता है, कितना उनका बीजेपी दिखाया के जाता कितने है। आप तो देखिए हम फिर जो बीजेपी हाथ आंख में धूल झोंक रही सरेआम, आप तो वही कर रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं। आप एक दिन आप मेरे साथ बैठिए, आप देखिए एक दिन कि कितना बीजेपी का कवरेज है, कितना ममता बनर्जी का कवरेज है। आई मस्ट से तो फिर शुभेंदु अधिकारी पार्टी क्यों छोड़ दी? बड़े बड़े वहाँ के दिग्गज नेता सब पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती शामिल हो गए, नहीं, सौरभ गांगुली ये उनके देयर में भी सो मेनी फैक्टर्स। ये उनका लालच होगा, ये उनका स्वार्थ होगा, ये उनका ये होगा। अगर हम एक लेमैन की तरह से देखते हैं तो शुभेंदु अधिकारी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। उनके सगे बाप और उनके सगे भाई वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं, एक ही फैमिली के। और उनका एक भाई ही वॉज होल्डिंग सम इम्पॉर्टेंट पोस्ट, ठीक है ना। शुभेंदु को एक घर से इतने 2 सांसद, एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर और एक और कॉन्स्टिट्यूशनल पर पता नहीं कितने उसके आदमी हैं। इतना उस आदमी ने लाभ लिया और पता नहीं क्या क्या किया होगा। तब वो परिवारवाद उनको नहीं नजर आता था जब वो खुद लाभ लेते थे, या कोई भी फॉर दैट। आप जानते होंगे ऐसे तो 25 लोगों की लिस्ट है यहाँ पर, किसी भी नेता का नाम ले लीजिए। शुभेंदु अधिकारी का जो जिक्र किया जा रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का दाहिने हाथ माना जाता था। आखिर कौन सी ऐसी बात आई कि ममता बनर्जी को बिल्कुल वो बागी हो गए? आखिर कौन कोई ना कोई कुछ नहीं, देखिए क्या है, इसको हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी बात आई भाई। हम तो यही कर सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी एक किसी एम्बिशियस आदमी है और लालच से स्वार्थ बस गया। हम तो जो हम कर सकते हैं, हम कैसे जानते हैं? और बताइए, हम तो आज की तारीख में आप हमसे पूछ रहे हैं तो आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग कि जिस शुभेंदु अधिकारी ने उस गवर्नमेंट से इतना वो लाभ लिया, इस पोजीशन पर टीएमसी ने भी उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी अरे थी। भाई, बीजेपी पता नहीं वो जिम्मेदारी देगी कि नहीं देगी, भगवान जाने। हम उसके बारे में क्या तो बताएंगे? फिर उसके बाद वो बीजेपी पर भरोसा क्यों जता रहे हैं? लेकिन मेरा तो और बार बार दावा कर रहे हैं कि टीएमसी में जो है उस तरह का बर्ताव नहीं होता है, टीएमसी लगातार लोगों को परेशान कर रही है, जिसके चलते हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चुनाव के पहले बर्ताव अभी अगेन खरा क्वेश्चन, अगर उस आदमी में इतना ही दम होता और इतनी ही उसकी शिकायत में दम होती तो उसको सालों साल पहले छोड़ देना चाहिए। वाई 1 month 2 month बिफोर? ये तो बड़ा स्वार्थी आदमी हो गया, बड़ा लालची आदमी हो गया। आप बताइए, क्या हो सकता है पहले चीजें सही चल रही हूँ, जैसे चुनाव थोड़ा सा नजदीक है उसके बाद चीजें बिगड़ गई हूँ, जैसे क्योंकि जैसे चुनाव नजदीक, ममता बनर्जी को शायद ये लग रहा हो कि हमने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है, ममता बनर्जी, इसके बाद वो हार का ठीकरा शुभेंदु अधिकारी पर फोड़ना चाहती हूँ। इज इट पॉसिबल? 5 साल से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वो शुभेंदु अधिकारी को सम्मान दे रही थी। अब जब 2 महीना 3 महीना चुनाव के रह गए तो ये तो पूरा वो है, मतलब अपॉर्चुनिस्ट टेंडेंसी है। आप समझ रहे हैं? हम समझ गए। मान लीजिए उनको भी हम अवसरवादी मानते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे क्या बताएंगे? क्या आपको लगता है कि फिर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार बना पाएगी या बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज? बीजेपी को लोगों पर भरोसा? अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, तो ममता बनर्जी इज ए वेरी स्ट्रांग लीडर, शी इज स्ट्रगलर, शी इज फाइटर, समझ रहे नहीं?
और ममता बनर्जी को आपने देखा है एक हवाई चप्पल में, कितने उससे क्या मतलब सादगी है। और ममता बनर्जी के ऊपर जो खिलाफ आज पहुंच के प्रचार कर रहे हैं, उनको देखा है कितने लाख का सूट पहनते हैं और दिन में कितनी बार कपड़े बदल। सूट बूट का ही बार बार जिक्र किया जाता है सर। हाँ, अब तक बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ठीक, कितने हाँ, आरोप लगे हैं, तो कितने नहीं, घोटालों का आरोप लगा है अब तक प्रधानमंत्री ने, अरे बार बार वही जिक्र होता है कि नहीं, सूट नहीं, बूट सूट सुनिए सुनिए, ये घोटाले तो तब आएंगे जब हटेंगे। आरटीआई में ये पूछा गया कि आप बताइए कि आपके पास रिकॉर्ड है कि कितने लोगों के खिलाफ शिकायत आई है, ठीक है ना। उसका जवाब आया कि हम इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं देते। ये तो उसको जो है लीव देते हैं, इनकी आदत ही है। बीजेपी हैज़ गॉट लॉट ऑफ मनी, समझ नहीं, बीजेपी के पास बहुत पैसा है और ये पैसा है कोई देख नहीं रहा है उसको। जब किसी के उसकी बात होती है ना, करेक्टर, आपने बहुत बदमाशों के बारे में सुना होगा, ठीक है, एक एक माफिया के बारे में सुना होगा। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में बड़ी कार्रवाई हुई है इन पर। हाँ, ये भी आप जान हाँ, रहे हैं। कार्रवाई हो गई जब वो नहीं जमींदोज हो जा रहे हैं अतीक अहमद के जितने नहीं कार्रवाई तभी होगी जब वो 2-4 पुलिस अफसर को उड़ा देगा, तब तो कार्रवाई होगी। और वो भी गलत कार्रवाई है, मैं आपको बताऊं, नॉट एज पर रूल ऑफ लॉ। तिवारी जी, ये कि किसी को दिखाना, किसी को इनकाउंटर करके खर्च से मार जाना, डू यू एडमिट कि ये रूल ऑफ लॉ है? अगर आप जानते भी हैं, अगला ऑफिसर भागने की कोशिश करेगा या आप हमसे हमला करेगा तो जवाबी कार्रवाई की जाती है ना। आप हमसे क्वेश्चन करके भागिए नहीं, जवाबी हमराई। हम लोग बहुत इंस्टांसेस जानते हैं, प्रशासन में रहे, देखे हैं। अभी जो बदमाश हमला कर रहा है, उस समय डंडा चला रहा है कि गोली चला रहा है कि कट्टा चला रहा है, उसका एक वो होता है कि मतलब इस समय हमला कर रहा है, उसी समय मारा गया। आप समझ रहे नहीं? लेकिन ये स्टेज मैनेज्ड नहीं होता है। हालांकि किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मैं वही बात कहने जा रहा हूँ, किसी भी माफिया को आपने तो देखा नहीं है थप्पड़ मारते हुए, मैंने तो देखा नहीं है, देखा नहीं ना, लेकिन जानते हैं ये माफिया है, ये मर्डर करता है, कत्ल करता है, फिरौती लेता है, उससे शोहरत से होती है ना। तो जो यूपी गवर्नमेंट ने जो धुआंधार जो विकास दुबे था, विकास दुबे, जब उसने मार दिया 2-4 पुलिस अधिकारियों को, जो उसके बाद कार्रवाई करते, जल्दी मुकदमा चलाते, उसका अलग वो कोर्ट वो करते, जैसे आजकल MP MLAs का हो गया, उसी तरह से माफियाओं को भी स्पीडी जस्टिस देने के लिए उनके केस में अलग कोर्ट का निर्धारण किया जा सकता है। आप वो करिए। अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि आप सपा समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी, पता नहीं फिलहाल ऐसा है कि नहीं। अब अटकलों के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ है ऐसा है, आप समाजवादी पार्टी से जुड़ने वाले हैं? क्यों ऐसा क्यों है? मैं बसपा में, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी। कौन सा सूत्र है? वो सूत्र जाने, उनसे पूछेगा कि तुम्हारे पास क्या उसका सबूत है। इसका मतलब आप बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे? वो जो सूत्र हैं, हम तो यही कहते हैं, उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? आप सूत्र से पूछिए कि क्या है। सपा बसपा का गठबंधन होगा तो आप सत्ता में रहेंगे या गठबंधन इनका नहीं होगा? देखो, ऐसा क्या है, होगा, कैसे होगा, ऐसा इसी है, पर थोड़ा सा आप। जो राजनीति में आया है तिवारी जी, वो सपा बसपा का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, सपा का कांग्रेस से होगा कि नहीं होगा, बसपा का इनसे होगा कि नहीं है, दीज थिंग्स हार्डली मैटर। इसका कोई मतलब नहीं रहता। हम लोग कर रहे हैं, जब चुनाव की बात आएगी तब देखा जाएगा। हम बसपा के सांसद हैं और अमूमन समझा जाता है कि बसपा की वोट शेड्यूल कास्ट और सपा की यादव और हम सांसद हैं, बट आई बिलीव इन एवरी कास्ट। कभी हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। ये बात दूसरी है कि बसपा के लोग जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो दलित हैं, उनके साथ ज़्यादा अन्याय होता है, जुल्म होता है।
आप समझ रहे हैं? और जो उसके खिलाफ जुल्म करेगा उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, चाहे कोई भी जाति का हो। आपके संसदीय क्षेत्र में एक सुजानगंज ब्लॉक है, कितनी बार आप वहाँ गए हैं? ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आप वहाँ से गए हैं? वहाँ के लोगों से कितनी बार आपकी बातचीत हुई है? सुजानगंज तो कम से कम 1 दर्जन बार गए होंगे। हमें नहीं लग रहा है सर, वहाँ कई लोगों से हमारी बातचीत हुई। आपके इंटरव्यू के पहले हम कई लोगों से कांटेक्ट किए और हमारे सबके मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं। हम आपको सब साइड बाय साइड दिखा सकते हैं, कहिए तो अभी दिखा दें। क्या होता है ना जी, आप कुछ इंडिविजुअल से बात करते हैं, ठीक है ना, आप कुछ जो मैं कह रहा हूं वो केवल किसी नेता का वो भाषण देने के लिए वो नहीं कर रहा हूं। आप अगर आपको मैं चैलेंज करता हूं इस बात पर, जो आप कह रहे हैं अपनी बात सही है ना, आपको मैं चैलेंज करता हूं तिवारी जी, आप कभी जाइएगा या मेरे पीए का नंबर ले लीजिएगा, मेरे प्रोग्राम देख लीजिएगा कहाँ कहाँ मैं गया हूँ, और फिर मुझसे बात करिएगा। It is not possible to meet everybody. It is not possible to stay every nook and corner of anything. आप समझ रहे नहीं? जी। अभी आप सुजानगंज सर हमारी जन्मस्थली है, इस वजह से मैं बोल भले रहा हो, हूँ। और वहाँ के आपकी बहुत से लोगों से हमारी जन्मस्थली बात हुई, लेकिन नहीं, कोई नहीं, भी इस पर हाँ, एग्री नहीं है कि हमारे साथ सांसद जी बराबर हमारे टच में रहे। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर सर बात करें ना, निष्पक्षता से अगर बात करें तो 95% लोग आपका नाम नहीं जानते हैं सर। आपको एकदम साफ साफ बता रहा हूँ। नगरीय क्षेत्रों की बात हम नहीं कर रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में 95% लोग आपका नाम नहीं जानते कि हमारे यहाँ का सांसद है कौन। नहीं जानते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तिवारी जी? सर इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन गैप बना। नहीं, क्या क्या कम्युनिकेशन गैप है? कुछ नहीं है। नहीं जानते हैं तो उनकी अज्ञानता है। आप सोचिए, नहीं जानते हैं तो उनकी अज्ञानता। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग नहीं, देखो हम ग्रामीण क्षेत्र के हो चाहे शहरी क्षेत्र का, देखो नहीं जानते हैं तो उनकी अज्ञानता है। एंड दे आर नॉट, दे जानना नहीं चाहते हैं, उनको कैसे जनाएंगे? आप उनके टच में रहे हो तो जानते। अरे यार कैसे टच में रहेंगे भाई? अब अगर सीमा द्विवेदी जी की बात की जाए तो हमें तो नहीं लग रहा है कि वहाँ पर उनके विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से वो 3 बार विधायक रहे कोई उनका नाम न जानता हो, या कोई भी इस तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप रहा हो, किसी का कोई छोटा से छोटा प्रोग्राम हो, सुख दुख में सबके हर सुख दुख में सहभागिता अपनी दर्ज कराती थी। ये तो तमाम खूबियाँ थी उनके अंदर। मतलब ये नहीं है कि मैं कोई उनका व्यक्तिगत फेवर लेके बोल रहा हूँ, जो चीजें निष्पक्ष हैं बिल्कुल नहीं, हम वो नहीं कहते आप फेवर लेके बोल रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि मैं पूरी जिंदगी में 2 साल से वहां हूं और सीमा द्विवेदी कितने दिन से हैं, या फॉर दैट मैटर कोई और नेता कितने दिन से है? जस्ट टेल मी। 2 साल में आपने कितना दौरा किया सुजानगंज का? 2 साल में आप कितनी बार गए? मैं तो कह रहा हूं आपसे, सुजानगंज में मैं कम से कम 12 बार 10-12 बार गया हूँगा, कम से कम। आप समझ रहे नहीं? और जब आप इतना डेवलप्ड होते हुए, और कोरोना संकट के दौरान आपने सुजानगंज की जनता के लिए क्या कुछ किया? कोरोना संकट के दौरान, कोरोना संकट में तो मैं खुद ही घिर गया था, तो क्या करूँगा? आप तो काफी बाद में जो है प्रभावित हुए थे, लेकिन उसके पहले जब मान लीजिए ये लॉकडाउन वगैरह लगना शुरू हुआ शुरुआत में, तो उस दौरान आपने कुछ किया था वहाँ के लोगों के लिए? हमारे पास जितने भी मैसेज आए, चाहे खाने का हो, चाहे दाने का हो, चाहे किसी का हो, सबको मैंने कलेक्टर को, ओएसडी को, जो भी कोऑर्डिनेटर है, सबको भेजा। पर्सनल लेवल पर भी मदद किया। कोई चंडीगढ़ में है, कोई बॉम्बे में है, कोई कलकत्ता में है। ये अभी ज़रा मेरे वो देख लीजिएगा, रिकॉर्ड भी रखा है किसको किसको मैंने पर्सनल लेवल पर दिया, किसको साथी दोस्तों को भेजा बॉम्बे में कि वहाँ चले जाओ, उनसे मिल लो, उनके पास पैसे नहीं है। समझ नहीं? वो आई हैव रिकॉर्ड। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी नाराज़गी अपने व्यक्त की भारतीय जनता पार्टी के प्रति। कोरोना वैक्सीन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना वैक्सीन जो है, कई आपके ये समाजवादी पार्टी का, आपकी पार्टी से गठबंधन था, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का गठबंधन था, आप वहाँ से सांसद चुने गए। इसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम ये वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम इससे अटैच्ड है। पता नहीं कहाँ से अटैच्ड है, उनको क्या लगता है ये भगवान जाने, लेकिन वैक्सीन तो वैक्सीन। उसके बारे में मेरा कोई आपने इसके इन सब से हट कर आपने जो है
वैक्सीन लगवाया। उसके बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन इतना केवल कहना चाहता हूँ कि जो सरकार आज तक अनाउंस नहीं कर सकी कि पूरे हम देश के लोगों को मुफ्त में देंगे, उस सरकार को प्राइस भी तो सर बहुत ज़्यादा नहीं, 250 रुपये, तो 250 रुपये क्या है बहुत। अरे यार वही 250 रुपया, वही 100 रुपीज़ आप विदेश में बांट रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं। पहले अपने देश को देखेंगे कि विदेश को देखेंगे? आप बताइए। हम तो कहते हैं 250 भी नहीं, 100 रुपया। आप अनाउंस नहीं कर पाए कि हम पूरे देश को। तो सरकारी अस्पतालों में फ्री टीकाकरण किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए, अब अगर प्राइवेट में आप जाते हैं, सुविधा वगैरह लेते हैं, तो 250 रुपये कहाँ बहुत। मयंक जी, आप सवाल पूछ रहे हैं, उसको समझिए जो मैं कह रहा हूँ। सरकार, केंद्र सरकार ने आज तक अनाउंस नहीं किया कि हम सारे देश को फ्री में टीका लगवा देंगे। किया अनाउंस? आप बोलिए यस सर नो। नहीं किया। जो फ्री में टीका, अच्छा अखबार में पढ़िए, इसी आप कह रहे हैं हम बीजेपी की शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी अखबार में, कल के अखबार में पढ़िए कि कितने गाजियाबाद में कितने वैक्सीन की कमी है। टाइम्स ऑफ इंडिया का कल देख लीजिएगा कि एवरी मंथ 40,000 की, जो उतना डिमांड कर रहा है वहाँ के कलेक्टर, वो 40,000 वैक्सीन की गाजियाबाद में कमी। हर जगह कमी है, आपकी वैक्सीन नहीं पहुँच पा रही है, आप बाहर भिजवाने की बात कर रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण सर हो रहा है। और सुनिए, और ये भाई हर चीज़ के पीछे, हर अनाउंसमेंट के पीछे ग्लिच है, धोखा है। जो कह रहे हैं बाहर भेज के बड़ा नाम कमा रहे हैं ना, ओनली 10% जितना भेज रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, पता करिएगा, मैंने पढ़ा है, ओनली 10% वो दक्षिणा दे रहे हैं, बाकी सबको चार्ज करके भेज रहे हैं। वैक्सीन पर भरोसा नहीं है या इनके कार्यप्रणाली पर? नहीं, वैक्सीन पर भरोसा है, कार्यप्रणाली पर नहीं है। और आपको ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, ये कहते हैं कि हमें बीजेपी की वैक्सीन भरोसा नहीं। फिर कह दिया, हमसे समाजवादी की पार्टी के नेताओं के बारे में आप क्यों पूछते हैं? क्योंकि वहाँ पे आप गठबंधन से, गठबंधन के वहाँ पे जो वो गठबंधन की बात वो चली गई, आगे फिर से वो कंडीशन होगी या नहीं होगी, वो भगवान जाने। सुनिए, फिर कहता हूँ आपको, आप सवाल पूछते हैं लेकिन मेरा खरा जवाब सुनते ही आप बदल जाते हैं। जो बीजेपी गवर्नमेंट, जो सत्ताधारी दल पूरे देश को नहीं वादा कर पाया कि सबको मुफ्त में टीका लगवाएंगे, वो बाहर इंजेक्शन भेजकर झूठी वाहवाही लेने का अधिकारी नहीं है वो। अच्छा, मेडिकल कॉलेज को लेकर, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज को लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं? वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, लोग बहुत परेशान होते हैं। इसको लेकर आपने कुछ कभी अपने स्तर पर प्रयास किया कि वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो जाए, लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े? इस तरह की आपने कभी कोई चर्चा? बहुत सूचना तो आप लेके मेरे पास आए हैं, हाँ, बहुत सूचना लेके आए हैं। तो ये भी सूचना होनी चाहिए कि कम से कम मेडिकल कॉलेज के बारे में 3 बार तो मैंने पार्लियामेंट में बोला। अब तक उस पर कोई कदम उठाया गया? वही मैं जानना चाहता हूं, अब तक उस पर कोई कदम उठाया गया? ये तो इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ से पूछिए। अगला कभी इंटरव्यू हो तो पूछिएगा कि वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा था, क्यों बंद हुआ? क्या आपके पास पैसे की कमी है? अगर आपके पास हिम्मत हो पूछने की तिवारी जी, तो जरूर पूछिएगा और इंटरव्यू मुझे सुनाइएगा। आज मैं कह रहा हूँ आपको, इसका मतलब सीधा सा यही है कि मेडिकल कॉलेज जो है जौनपुर तक पहुंचा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर रोक लगाई। एकदम रोक लगाई, उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। क्योंकि और भेदभाव का केवल कारण ये रहा कि आप वहाँ से बीएसपी से, में भी जो भी कारण हो, हम ये नहीं जानते, हम आपको नहीं कहते कि भेदभाव का क्या कारण है, लेकिन हम इतना जरूर धड़ल्ले से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने जौनपुर की जनता की बेहतरी के लिए, जौनपुर के रोगियों के लिए अच्छा काम नहीं किया मेडिकल कॉलेज का निर्माण रोक करके। वहाँ तो बना हुआ है भाई, वहाँ तो थोड़े से पैसे में आप पूरा करके उनकी बेहतरी कर सकते थे। आपने सदन में इस चीज़ का जिक्र किया था कि पढ़ाई के दौरान आप रेल से यात्रा करते थे और आप टिकट नहीं लेते थे, बिना टिकट खुद यात्रा करते थे और साथ ही साथ आप ट्रेन भी बाइक से लेकर जाते थे। आप एक सांसद होकर ऐसा करते थे तो लोगों में इस चीज़ का क्या संदेश? सांसद होकर नहीं करते थे। नहीं, सुनिए सर, आप वहाँ पर पहुँचे हैं ना, उस समय आप अध्ययन अध्यापन के दौरान ऐसा करते थे जी। यार आप ये तो समझो कि कितना बड़ा गट्स है यहाँ सही बात को बोलने का दुनिया के सामने।
उस समय स्टूडेंट थे, स्टूडेंट्स में चलते थे, उस समय क्या करते थे, वो मैंने बड़ी साफ गोई के साथ अपने सदन में कहा। लेकिन ये लीगल था सर, लीगल था कि आप बिना टिकट के ट्रैवल लीगल कर था, रहे हैं, लेकिन बाइक के आज साथ नहीं ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन लीगल था या नहीं था, समझ रहे नहीं। आज इस चीज़ को पूछने का कोई तुक नहीं है तिवारी जी। विदेशों में आपने सदन में जिक्र किया था कि विदेशों में ट्रेन प्लेटफार्म पर सही समय पर आ जाती है। आपने इस बारे में भी जिक्र किया था कि भारतीय रेलवे इस पर ध्यान दे कि टाइमिंग जो है इनकी, जो भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो रेलवे अब तक इस पर कुछ तैयारी कर रहा है या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? ये तो रेलवे से पूछे। नहीं, आपको क्या लगता है सर? आपने फिर इस पर हमको जानना चाहा कि क्या हुआ? नहीं, हमको तो यही लगता है कि वो कर रहे हैं जैसा कहते हैं, ठीक है ना। ये तो कितना किया उन्होंने, ये आप उनसे पीयूष गोयल से पूछिए। तो पीयूष गोयल जी से आपकी बातचीत नहीं होती, आप भी कुछ संदेश दें? अरे होती है, मेरी बात तो सब होती है, कह तो रहा हूँ कि मुझको लगता है कि जैसा वो लोग मुझको कहते हैं कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा कर भी रहे हैं। केवल आश्वासन मिल रहा है? नहीं, कर भी रहे हैं, लेकिन वो उनका करने की गति घोंघा की चाल है, स्नेल्स पेस है, समझ रहे नहीं। बातें तो ऐसा करते हैं जैसे हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, लेकिन जितने मुद्दे हैं सब ढीले ढाले हैं। 2024 में जनता फिर से आपको वोट क्यों करे? कुछ खूबियां हैं अब तक आपने लोगों के बीच में, ऐसी क्या पहचान बनाई है कि 2024 में लोगों को आप पर फिर से जो है भरोसा? जो भी मुझको जनता ने किस लिए चुनती है, कि जनता चुनती है कि मेरी आवाज़ सदन में उठाएगा, ठीक है ना। पहली बार आवाज़ मैंने सदन में उठाया, जितना अभी तक के हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, आप तो आंकड़े जुटाते हैं ना, ये भी आंकड़ा जुटाइएगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कितने सांसद हुए, सब ने मिलकर कितनी बार बोला, और श्याम सिंह यादव ने कितनी बार बोला, ये आप बताइएगा। आपने बोला, आपने खूब बोला, आपने खूब आवाज उठाई, लेकिन उस पर अब तक हुआ क्या? जब अरे कुछ निष्कर्ष निकला? आप तो बार बार बस यही बात डालते हैं कि बीजेपी जो है उसको उतना सही हमारे साथ कर नहीं रही। आपका सवाल तिवारी जी मिसप्लेस्ड है। नहीं, मिसप्लेस्ड नहीं, हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं भी हम बात कर रहे हैं, आपका सीधा एक ही जवाब आता है कि हमने ये बात रखी है, लेकिन अब तक उस पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ फीडबैक आपको मिल रहा है? वो मेरे हाथ में है क्या? नहीं सर, फिर भी आपको फीडबैक लेना, तो कह तो दिया, फीडबैक लेना इसलिए बनता है क्योंकि आप एक संसदीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसलिए आपको फीडबैक कह तो दिया। आपको अभी बताया नहीं मैंने, सबसे बात होती रहती है, फीडबैक लेता रहता हूँ और काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ये तो कह दिया ना इसके पहले। आप तमाम चीज़ें बता रहे हैं, अभी हमारा ये फ़ोन रखा है, अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो आपकी जो ये चीज़ें जो बता रहे हैं कि लोगों से आप बराबर मिलते रहें, मैंने एक मैसेज छोड़ा था, मैंने केवल ये पूछा था, मैंने कहा कि बस 2-4 दिनों में हम जौनपुर के सांसद से बातचीत करेंगे, आप लोगों की अगर कोई मूलभूत समस्या हो तो आप बताइए। देखो ऐसा है, उसमें सुनिए, उसमें एक भी मैसेज, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, फ़ोन में आपको यहीं आपके सामने दिखाऊंगा, एक भी मैसेज ऐसा नहीं है जो आपके फेवर में हो, एक भी मैसेज ऐसा नहीं है। सुनिए, आई डोंट केयर, ऐसे 100-1000 लोग होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले, 10,000 लोग होते हैं वो करने वाले। आप एक से एक सुने, देखो क्या तिवारी जी, आपके फ़ोन से मैं मान लूँगा आपके मैसेज, दे मे बी योर कोहर्ट्स, आप बताइए, ऐसे आपके फ़ोन से मैं मान लूँगा? डू यू थिंक कि आप जो फ़ोन में लाए हैं और आपको जो मैसेज है उसको मैं रिलाई कर लूँगा? नहीं सर, उसमें बड़ी निष्पक्षता से सारी चीज़ें हैं, उसमें कुछ ऐसा छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन नहीं, वही मैं, जैसे आप कह रहे हैं वैसे हमको तो 10,000 लोग टेलीफोन करते हैं रोज़, सैकड़ों लोग करते हैं। हमारा रजिस्टर देखिए कितने लोगों से समझ रहे नहीं, और किसी भी एमपी का रजिस्टर जाके देखिएगा। आप क्या बात करते हैं? आप मेरे यहाँ कितने फ़ोन आते हैं, कितने काम आते हैं, वो मेरे पीए से रजिस्टर जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और कैसे मैं काम करता हूँ सिस्टमेटिक। आपके 2-4 10-20 लोगों के मेज से
वो मैसेज से आप समझते हैं कि मैं उसको बो डाउन हो जाऊंगा। नो, ये मेरा ऐसा माइंडसेट नहीं है। चलिए मान लीजिए 2-4 लोगों को छोड़ दीजिएगा, अरे 100 लोग हों आपको कहने वाले, लेकिन मैं जानता हूं ना 100 में कम से कम 4 लोग 5 लोग तो आपके फेवर में आए हैं, वो भी तो नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्यों, हो सकता है, या हो सकता है कि हमारे लिंक में जो भी लोग अटैच्ड हों वो सब आपके अगेंस्ट हों, हमारे ऐसा भी हो फेवर सकता है। में, फिलहाल छोड़िए, हमारे फेवर में एक भी नहीं आ रहे हैं। ये आपकी सोच है। नहीं सर, नहीं, ये जो हमारे मैं कह रहा हूँ हमारे फेवर में एक भी नहीं आ रहे हैं, ये आपकी सोच है। नहीं, हमारी सोच नहीं है सर। नो, ये लोगों की सोच है। नहीं, आपकी लोगों की सोच कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि सर उसमें कई मैसेज आए हैं। अरे यार, कम से कम 2-4 तो आपके पास फिर वही बात कर रहे हैं। यानी जौनपुर का विकास रुका है, उसके पीछे का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी उस तरह से जो है, जो केंद्र में भी है, राज्य में भी है, उस तरह से फोकस्ड नहीं है। इसको समझा जाए। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों तक ये भी आपके जरिए जो भी बातचीत हुई है उससे ये निकला है कि आप जो है पूरी तरह से संघर्ष, पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। सांसद का काम क्या समझते हैं? पार्लियामेंट में बोलेगा, चिट्ठी लिखेगा जी, मिलेगा, या फावड़ा खोद के मेडिकल कॉलेज बनाएगा? नहीं। तो दैट आई हैव डन एवरीथिंग एंड ऑन रिकॉर्ड। और जितनी चीज़ें मैंने कहा है, जो आप सुजानगंज जाने की बात कर रहे हैं ना, हाँ, आप अभी वो मेरे पीए को फ़ोन मिलाइएगा, पूछेगा कि कितने गाँव का दौरा किया, वो कब कब सुजानगंज गए। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड तिवारी जी। हम और एमपीज की तरह हवाई नहीं उड़ते। यानी भारतीय जनता पार्टी इसलिए, लेकिन यह है कि कुछ डिसग्रंटेड एलिमेंट सबसे मिल भी नहीं सकते, हर दुकान पे भी नहीं मिल सकते। वो कोई गाड़ी जाएगी, कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, इस तरह से होता है। नोबडी कैन कवर एवरी हाउस। और वो भी मेरे को तो 2 साल हुआ है, अभी 6 महीने तो मेरा इसी में निकल गया, 1.5 साल ही मुश्किल से हुआ है। वो चीज़ हम जान रहे हैं, वो चीज़ हम जानते हैं, उसको उसके बारे में सारी जानकारी हमको मिली थी। तो अच्छा, एनबीसी हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव जी। अगली बार हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए एनबीसी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।